नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की इस कड़ी में अगली कहानी है दूध का दाम। मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधि वेदा पर। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मुंशी प्रेमचंद की बाकी कहानियां सुनने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े शहरों में दाई, नर्स, स्त्री डॉक्टर आसानी से मिल जाते हैं, पर गांव में जच्चे कानों पर आज भी भंगिनों का ही सर्वस्व है और उन्हें आने वाले भविष्य में इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना भी नजर नहीं आती। बाबू महेश नाथ अपने गांव में एक पढ़े लिखे शिक्षित इंसान थे और वे जच्चे कानों में सुधार को जरूरी समझते थे, पर इस रास्ते में बहुत सी बाधाएं थीं, जिस पर वो कैसे विजय प्राप्त करते, ये मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी में बताया है। कोई भी नर्स गांव जाने को तैयार नहीं होती थी। अगर बहुत मेहनतें करने के बाद तैयार होती भी तो इतना अधिक फीस मांग लेती कि बाबू साहब को सिर झुकाकर आना पड़ता। लेडी डॉक्टर के पास जाने में उनके पास शक्ति ना थी। उनकी फीस ही इतनी अधिक थी कि उसको पूरा करने के लिए अपनी आधी जायदाद ही बेचनी पड़ जाती। 3 लड़कियों के बाद जब चौथा लड़का हुआ तो वहां गूदड़ और गूदड़ की बहू ही थी। बच्चे अक्सर रात को ही पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात में चपरासी ने गुज्जर के घर पर ऐसी आवाज लगाई कि आस पड़ोस के सारे लोग जाग गए। आखिरकार वो एक लड़की तो था नहीं कि धीमी आवाज में बुलाता। इस शुभ अवसर के लिए महीनों पहले से तैयारियां की जा रही थी। उन्हें इस बात का भय सता रहा था कि कहीं फिर से इस बार बेटी ना हो जाए। इस बात को लेकर कई बार पति पत्नी में झगड़े भी हुए। गूदड़ के पत्नी हमेशा कहा करती थी, अगर बेटा ना हुआ तो मैं तुम्हें अपनी शक्ल ना दिखाऊंगी, और गूदड़ कहता था, देख लेना बेटी ही होगी। अगर बेटा हुआ तो मैं अपनी मूछें मुड़वा लूंगा। गूदड़ समझता था कि इस तरह वह अपनी पत्नी के मन में पुत्र कामना को बढ़ा रहा है। भूंगी कहती, मूछें मुड़ा लो, मैं कहती थी ना लड़का ही होगा। मैं खुद ही तेरी मूछें मुड़ूंगी, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ूंगी। गूदड़ कहता, अच्छा बाबा मूड़ लेना। भोंगी ने 3 महीने के बालक को गूदड़ को दिया और सिपाही के साथ जाने लगी। गूदड़ ने पुकारा, कहां भागी चली? मुझे भी बधाई देने जाना है, इसे कौन संभालेगा? भोगी कहती है, इसे वहीं जमीन पर सुला देना, मैं आकर इसे दूध पिला दूंगी। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि महेश नाथ के यहाँ भूंगी की बहुत खातिरदारियां होने लगी। सुबह को पिस्ता बादाम, दोपहर में हलवा पूरी और रात को भी खाने को मिलता था। ढोंगी अपने बच्चों को सुबह से रात तक 1-2 बार से ज्यादा बार दूध नहीं पिला सकती थी। उन्हें इसके लिए बाहर का दूध मंगवाना पड़ता था। भूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान पुत्र पीता था। मालकिन मोटी ताजी स्त्री थी, मगर इस बार दूध हुआ ही नहीं। तीनों लड़कियों के समय जरूरत से ज्यादा दूध हुआ था, जिसे लड़कियों को बदहजमी भी हो जाती थी, पर इस बार एक बूंद भी नहीं। भोंगी दाई भी थी और वह दूध भी पिलाती थी। मालकिन कहती थी, भूंगी हमारे बच्चों को पाल दे, फिर उसके बाद बैठकर तू खाती रहना। 5 बीघा जमीन तेरे नाम करवा दूंगी, तेरे नाती पोते भी खाते रहेंगे। भूंगी मुंडन के समय चूड़े लेना चाहती थी। मालकिन ने कहा, अच्छा बाबा, सोने के ले लेना। घर में मालकिन के बाद भूंगी की ही चलती थी। घर में सभी उसका रौब मानते थे और कभी कभी तो बहू जी भी उससे ही दब जाती थी। भूंगी का शासनकाल साल भर से ज्यादा नहीं चला। शास्त्रियों ने बालक को भंगिन का दूध पिलाने पर आपत्ति जताई और प्रायश्चित करने का प्रस्ताव भी दिया। दूध भी छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। महेश नाथ ने फटकार लगाते हुए कहा कि प्रायश्चित की क्या बात कही शास्त्री जी ने? कल तक उसी भंगिन का दूध पीकर बड़ा हुआ और आज उसी में छूत घुस गई। क्या यही आपका धर्म है? शास्त्री जी फटकार कर बोले, ये सत्य है। कल तक बच्चा जैसे भी पला बढ़ा, कल की बात कल की थी और आज की बात अलग है। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सभी एक ही थाली में खाते हैं, पर यहां तो ऐसा नहीं हो सकता ना। बीमारी में तो हम भी कपड़े पहनकर ही खाना खाते हैं, खिचड़ी भी खा लेते हैं। बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने के बाद तो नियम का पालन करना ही पड़ता है। तो इसका अर्थ यह है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। शास्त्री कहते हैं, हाँ, राजा का धर्म अलग और प्रजा का धर्म अलग, अमीरों का धर्म अलग और गरीबों का धर्म अलग। राजा महाराजा जो चाहे खाएं,
जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, जरूरत से ज्यादा दान दक्षिणा मिली, इतनी कि अकेले ना ले जा सके। उसे सोने के कड़े भी मिले, एक की जगह 2 सुंदर साड़ियां भी मिली। इसी साल प्लेग का आगमन भी हुआ और गूदड़ पहले ही चपेट में आ गया। भूंगी अकेली हो गई, पर किसी तरह घर गृहस्थी चलती रही। एक दिन जब भूंगी परनाला साफ कर रही थी, तो उसे एक सांप ने काट लिया। सांप तो मार डाला गया, लेकिन भूंगी को ना बचा सके। भूंगी का बेटा मंगल अब अनाथ था। वो दिन भर महेश बाबू के घर के आसपास ही घूमा करता। जूठन इतना बच जाता था कि खाने की कोई कमी नहीं थी। उसे उस वक्त बुरा लगता जब उसे मिट्टी के बर्तन में ऊपर से खाना दिया जाता और सभी अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते। उसे इस भेदभाव का ज्ञान तो ना था, मगर गांव के बच्चे उसे चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते। उसके साथ कोई खेलता भी नहीं था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे मंगल रहता था। एक फटा सा टाट, 2 मिट्टी के बर्तन और एक धोती जो सुरेश बाबू की उतारी हुई थी। मंगल के साथ गांव का एक कुत्ता भी रहता था। मंगल और टॉमी में गहरी दोस्ती थी। वो प्रतिदिन एक ना एक बार अपने पुराने घर को देखने जाया करता था। वह उसी टूट चुके छत, टूटे दीवारों में बैठकर जीवन के बीते और आने वाले सपने देखा करता था। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंच गया। सुरेश को उस पर दया आई या खेलने वालों की जोड़ी पूरी न हुई थी, तो उसे भी खेल में शामिल कर लिया। सुरेश ने कहा, चल तू घोड़ा बनेगा और हम तुम्हारी सवारी करेंगे। मंगल ने शंका से पूछा, मैं हमेशा घोड़ा ही बना रहूंगा या सवारी भी करूंगा? सुरेश ने कुछ पल सोचकर कहा, तुझे अपनी पीठ पर कौन बैठाएगा? आखिर तू एक भंगी ही है ना। मंगल ने कहा, मैं कब कहता हूं कि मैं भंगी नहीं हूं, लेकिन तुम्हें मेरी मां ने अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने को नहीं मिलेगी, तब तक मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना ही पड़ेगा, और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया, पर दौड़ने में सुरेश की सांसें फूलने लगी। आखिरकार सुरेश ने रुककर कहा, घोड़ा बन जाओ मंगल, वरना किसी दिन बुरी तरह पीटूंगा। मंगल ने कहा, तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। सुरेश बोला, अच्छा हम भी बन जाएंगे। मोहन ने दिमाग लगाते हुए कहा, तुम पीछे से निकल जाओगे, पहले तुम घोड़ा बन जाओ, पहले मैं सवारी कर लेता हूं, उसके बाद मैं घोड़ा बन जाऊंगा। सुरेश और उसके दोस्तों ने मंगल को घेर लिया और उसे घोड़ा बनाकर उस पर सवारी करने लगे। कुछ देर के बाद सुरेश मंगल की पीठ से गिर गया और रोने लगा। मां ने पूछा, किसने मारा है? सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया। सुरेश की मां ने मंगल को बुलाकर कहा, तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें इसे छूने से मना किया था? मंगल ने दबी आवाज में कहा, मुझे याद है। जितनी हो सकती थी उसने उसे गालियां दी और हुक्म दिया कि अभी यहां से निकल जाए। मंगल ने अपनी टाट, धोती उठाई और पुराने खंडर की ओर चल दिया। उसने टॉमी से पूछा कि अब क्या खाओगे टॉमी? टॉमी ने कूकू करके शायद कहा, ऐसे अपमान तो जिंदगी भर सहने हैं, इतने में ही हार मान जाओगे तो कैसे चलेगा? मंगल और टॉमी अंधेरे में मालिक के घर के बाहर छुपकर खड़े हो गए और सोचा, अगर कोई हमें पुकारेगा तो हम चले जाएंगे, पर उसे किसी ने आवाज नहीं दी। कुछ देर तक वो निराश वहीं खड़ा रहा और जैसे ही नौकर पत्तल में थाली का झूठा लेकर आता हुआ नजर आया, मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में चला आया। नौकर ने उसे देखकर कहा, ले खा ले। मंगल ने उसकी ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। मंगल टॉमी से कहता है, लोग कहते हैं कि दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का ये दाम मिल रहा है। टॉमी ने उसकी बातों पर दुम हिला दी। तो मित्रों, दूध का दाम कहानी का क्या उद्देश्य था? इसमें प्रेमचंद ने जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी समस्याओं का वर्णन किया है। इसमें बताया गया कि किस प्रकार गरीब लोग अमीरों द्वारा सताए जाते हैं। दूध का दाम कहानी दलितों के प्रति समाज के रवैये को प्रदर्शित करती है, जिसमें बताया गया कि कैसे गरीबों को अपनी सेवा का फल तिरस्कार के रूप में मिलता है और उसे दुनिया भर की ठोकर खानी पड़ती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में बताएं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।